हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है कहानियों के महत्वपूर्ण चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे यशपाल जी की लिखी हुई उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सच बोलने की भूल। यशपाल जी मार्क्सवादी कहानीकार हैं। प्रगतिवाद में आपका विशेष योगदान है। आपने देश विभाजन पर जो उपन्यास लिखा है वह उपन्यास साहित्य के लिए मील का पत्थर है। आपकी रचनाएं साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य के लिए अद्वितीय और अतुलनीय है। आप प्रेमचंद युगेन कहानीकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और बहुत सी महत्वपूर्ण कहानियां आपकी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उसी श्रृंखला में आज हम सुनेंगे आपकी प्रसिद्ध कहानी सच बोलने की भूल। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों का आनंद लें। चलते हैं कहानी पर। शरद के आरंभ में दफ्तर से 2 मास की छुट्टी ले ली थी। स्वास्थ्य सुधार के लिए पहाड़ी प्रदेश चला गया। पत्नी और बेटी भी साथ में थी। बेटी की आयु तब 7 वर्ष की थी। उत्तर प्रदेश में बहुत से छोटे छोटे पड़ाव हैं। एक खच्चर पर हम तीनों ले लिए और आ गए। असबाब खच्चर पर लाद लेते थे और तीनों हंसते बोलते पड़ाव पैदल यात्रा कर रहे थे। रात पड़ाव की किसी दूसरी दुकान पर या डाक बंगले में बिता देते। कोई स्थान अधिक सुहावना लग जाता तो वहाँ 2 दिन और रात ठहर जाते। एक पड़ाव पर हम लोग डाक बंगले में ठहरे हुए थे। वहाँ बंगला छोटी सी पहाड़ी के पूर्वी आंचल में है। बंगले के चौकीदार ने बताया, साहब लोग आते हैं तो चोटी का सूर्यास्त जरूर देखते हैं। चौकीदार ने बता दिया था कि बंगले के बिल्कुल सामने से ही जंगलाती सड़क पहाड़ी तक जाती है। पत्नी सुबह 8 मील पैदल चल चुकी थी। उसे संध्या में फिर 2.5-3 मील पैदल चलना और आना जाना उत्साहहीन मालूम हुआ। क्षमा करना। परंतु बेटी साथ चलने के लिए मचल गई। चौकीदार ने आश्वासन दिया, लगभग 1.5 मील सीधी सड़क है और फिर पहाड़ी पर अच्छी साफ पगडंडी है। कभी जंगली जानवर आते नहीं हैं। सूर्यास्त के बाद कभी कभी छोटी जात के भेड़िए सड़क पर आ जाते हैं। भेड़ बकरियों और मेमने या मुर्गियों को उठा ले जाते हैं। आदमियों के समीप नहीं आते। मैं बेटी को साथ ले सूर्यास्त से 3 घंटे पूर्व ही चोटी की ओर चल पड़ा। सावधानी के लिए टार्च साथ में ले ली। पहाड़ी पर 1.5 मील रास्ता तो साफ सुथरा था। चढ़ाई भी अधिक नहीं थी। पगडंडी से चोटी पर चढ़ते चढ़ते अधिक समय हो गया और कठिनाई नहीं हुई। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर पश्चिम की ओर बर्फानी पहाड़ों की श्रृंखलाएं फैली हुई थी। क्षितिज पर उतरता सूर्य बर्फ से ढकी पहाड़ी की रीढ़ को छूने लगा और ऊंची नीची आगे पीछे खड़ी हिमत छादित पर्वत श्रृंखलाएं अनेक इंद्रधनुष के समान झलमलाने लगी। हिम के स्फटिक कड़ों की चादर पर रंगों के खिलवाड़ से मन उमग उमग उठता। बच्चे उल्लास से किलक किलक उठती। सूर्यास्त के दृश्य का सम्मोहन बहुत प्रबल था, परंतु ध्यान भी था। रास्ता यदि दिखाई देने योग्य, प्रकाश में ही डाक बंगले को जाती जंगलाती सड़क पर पहुंच जाना उचित है। अंधेरे में असुविधा हो सकती थी। सूर्य आग की बड़ी थाली के समान लग रहा था। वह थाली बर्फ की शूली पर अपने किनारे पर खड़ी वेग से घूम रही थी। आग की थाली सने सने बर्फ के कंगूरों की ओट में सरकते हुए बहुत ही मनोहारी लग रही थी। हिम के असम विस्तार का प्रति क्षण रंग बदल रहा था। बच्ची उस दृश्य को विस्मय से मुंह खोले देख रही थी। दुलार से समझाने पर भी वह परे सूर्य पहाड़ी की ओर हो जाने से पहले लौटने को तैयार नहीं हुई। सहसा सूर्यास्त होते ही चोटी पर बर्फ की श्यामल नीलिमा फैल गई। पहाड़ी की चोटी पर अब भी प्रकाश था, पर हम ज्यों-ज्यों पूर्व की ओर नीचे उतर रहे थे, घना अंधेरा हो रहा था। आपने अनुभव किया होगा कि पहाड़ों में सूर्यास्त का झुटपुट उजाला बहुत देर तक नहीं रहता। सूर्य पहाड़ की ओट में होते ही उपत्यका में सहसा अंधेरा हो जाता है। मैं पगडंडी पर बच्ची को आगे किए पहाड़ी से उतर रहा था। अब तक धुंधलका हो जाने के कारण स्थान स्थान पर कटीली झाड़ियाँ निकल कर फटती जान पड़ रही थी। हम स्मृति के अनुभव से अपनी पगडंडी पहचान कर जिस रास्ते से नीचे उतरे, वह डाक बंगले की पहचानी हुई जंगलाती सड़क नहीं जान पड़ी। अंधेरा हो गया। रास्ता खोजने के लिए चोटी की ओर चढ़ते तो अधिक अंधेरा हो जाता और अधिक भटक जाने की आशंका थी। हम अनुमान से पूर्व की ओर जाती पगडंडी पर चले। जंगल में घुप अंधेरा। टार्च से प्रकाश का जो गोला पगडंडी पर बनता, उससे कटीले झाड़ और ठोकरों से बचने में सहायता तो मिलती, परंतु मार्ग नहीं ढूंढा जा सकता।
चौकीदार ने अंचल में आसपास काफ़ी बस्ती होने का आश्वासन दिया। सोचा समीप ही कोई बस्ती या झोपड़ी मिल जाएगी तो रास्ता पूछ लेंगे। हम टार्च के प्रकाश में झाड़ियों से बसते बसते पगडंडी पर चले जा रहे थे। 20-25 मिनट चलने के बाद हमारा रास्ता कटती हुई एक अधिक चौड़ी पगडंडी सामने आई। सामने एक की बजाय 3 मार्ग देख दुविधा और घबराहट हुई। ठीक मार्ग कौन सा होगा? अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की अपेक्षा भटकाव का ही अवसर अधिक था। घना अंधेरा, जंगल में रास्ता भटक जाने का कोई उपाय अन्य नहीं। आकाश में तारे सजल हो गए, परंतु मुझे तारों की स्थिति में दिशा पहचानने का भी अनुभव नहीं। पूर्व दिशा दाईं ओर होने का अनुमान था, इसीलिए चौड़ी पगडंडी पर दाईं ओर चल दिया। आधे घंटे चलने पर एक और पगडंडी रास्ता काटती हुई दिखाई दी। समझ लिया अब हम भटक गए हैं। मैंने सीधे सामने चलते जाना ही उचित समझा। जंगल में अंधेरा बहुत घना था। उत्तरी वायु चल पड़ने से सर्दी भी काफ़ी हो गई थी। अपनी घबराहट बच्ची से छिपाया था, बच्ची भयभीत ना हो जाए, इसीलिए उसे बहलाने के लिए, उसे रुकावट का अनुभव ना होने देने के लिए कहानी सुनाने लगा। परंतु बहलाव थकावट को कितनी देर भुलाए रखता। बच्ची बहुत थकी हुई थी, वह चल नहीं पा रही थी। कुछ समय उसे शीघ्र ही बंगले पर जाने का आश्वासन दे उत्साहित किया और फिर उसे पीठ पर उठा लिया। वह मेरे कंधे के ऊपर मेरे सामने टार्च का प्रकाश डालती जा रही थी। मैं बच्ची के बोझ और थकावट से हाँफता हुआ अज्ञात मार्ग पर अज्ञात दिशा में चलता जा रहा था। मेरी पीठ पर बैठी बच्ची सर्दी से सिंहर सिंहर उठती और मैं हाँफ हाँफ कर पसीना पसीना हो गया। कुछ समय बाद मैं दम लेने के लिए बच्ची को पगडंडी पर खड़ा करके घड़ी देखता हूँ। अधिक रात न हो जाने के आश्वासन से कुछ राहत मिली। हम अनजाने जंगल के घने अंधेरे में 2.5 घंटे चल चुके थे। मेरी घड़ी में 9:30 बज गए तो मेरा मन घबराने लगा। बच्ची को कहानी सुनाकर बहलाना संभव न रहा। वह जंगल में भटक जाने के भय से माँ को याद कर ठुसक ठुसक रोने लगी। बंगले में अकेली घबराती पत्नी के विचार ने और भी व्याकुल कर दिया। मेरी टांगें थकावट से काँप रही थी। सर्दी बहुत बढ़ गई। जंगल में वृक्ष के नीचे रात काट लेना संभव नहीं। छोटे भेड़िए भी याद आ गए। वहाँ के लोग उन भेड़ियों से नहीं डरते, पर छोटी बच्ची साथ में होने से भेड़ियों से भेंट की आशंका से मेरा रक्त जमा जा रहा था। हम जंगल से निकलकर खेतों में पहुँचे तो 10 बज चुके थे। कुछ खेत पार कर चुके तो तारों के प्रकाश में कुछ दूरी पर झोपड़ी का आभास मिला। झोपड़ी में प्रकाश नहीं था। बच्ची को पीठ पर उठाए फसल भरे खेतों में से झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के कुत्ते ने हमारे उस ओर बढ़ने का एतराज़ किया। कुत्ते की क्रोध भरी ललकार से सांत्वना मिली। विश्वास हो गया कि झोपड़ी सोनी नहीं है। पहाड़ों में वर्षा की अधिकता के कारण छतें ढालू बनाई जाती हैं। गरीब किसान ढालू छत के भीतर स्थान का उपयोग कर सकने के लिए अपनी झोपड़ी को 2 तल्ले में बांट लेते हैं। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और चारों ओर तारों की कटीली बाड़, और किसान लोग नीचे के तल्ले में पशु बांध लेते हैं, ऊपर के तल्लों में उनकी गृहस्थी। मैं झोपड़ी की बाड़ के मोहरे पर पहुंचा तो कुत्ता मालिक को चिताने के लिए बहुत जोर जोर से भौंका। झोपड़ी का दरवाज़ा और खिड़की बंद थे। मेरे कई बार पुकारने पर कुत्ते के बहुत उत्तेजना से भौंकने पर झोपड़ी के ऊपर के भाग में छोटी सी खिड़की खुली। झुलझुलाहट की ललकार सुनाई दी। कौन है? इतनी रात गए कौन आया है? झोपड़ी के भीतर अंधेरे से आती हुई ललकार को उत्तर दिया। मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, साथ में छोटी बच्ची है। पड़ाव के डाक बंगले पर जाना चाहता हूँ। खिड़की से एक किसान ने सिर बाहर निकाला और क्रोध से फटकार दिया। तुम शहरी हो ना? तुम हमारा लोगों को देहात में क्या काम? चोरी चकारी करने आए होगे? भाग जाओ, नहीं तो 2 टुकड़े में काट डालूंगा और कुत्ते को खिला दूंगा। किसान को अपनी बच्ची की दयनीय अवस्था दिखलाने के लिए अपने ऊपर टार्च का प्रकाश डाला और विनती की। बाल बच्चेदार गृहस्थ हूँ, चोटी का सूर्यास्त देखने गए थे, भटक गए। पड़ाव के बंगले में बच्चे की माँ भी है, चौकीदार ने हमें बताया था, सो हम आ गए। बंगले का चौकीदार आपको बता देगा। पड़ाव के डाक बंगले पर जाना चाहता हूँ, रास्ता दिखाकर पहुँचा दो तो बहुत कृपा होगी। तुम्हें कष्ट तो होगा, पर यथाशक्ति मूल्य चुका दूंगा। किसान और भी क्रोध से झल्लाया। पड़ाव और डाक बंगला तो यहाँ से 7 मील है। तुम कौन तुम्हारे बाप का नौकर है जो इस अंधेरे में रास्ता दिखाने जाएगा? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कुत्ते को अभी छोड़ दूंगा।
क्रुद्ध किसान मुझे झोपड़ी की खिड़की से भाग जाने के लिए ललकार रहा था, तो झोपड़ी के ऊपर के भाग में दिया जलने से प्रकाश हो गया। वह दिया खिड़की की ओर बढ़ाया। दिए के प्रकाश में किसान की छोटी घुंघराली दाढ़ी और लंबी लंबी सामने झुकी हुई मूंछों से चेहरा ढका हुआ बहुत भयानक और खूंखार लग रहा था। खिड़की की ओर दिया लाने वाली स्त्री थी। किसान की बात सुन मेरे प्राण सूख गए। समझा कि अंधेरे में भटक गया हूँ। उस अंधेरी सर्दी और थकान में बच्ची को उठाकर 7 मील चलना मेरे लिए संभव नहीं। बच्ची के कष्ट के विचार से मैं और भी अधीर हो गया। बहुत गिड़गिड़ा कर किसान से प्रार्थना की, भाई दया करो, मैं अकेला होता तो जैसे तैसे ओस में भी रात काट लेता, परंतु इस बच्ची का क्या होगा? हम पर दया करो, हमें कहीं भीतर बैठ जाने भर की जगह दे दो। उजाला होते ही हम चले जाएंगे। खिड़की के भीतर किसान के समीप आ बैठी औरत का चेहरा भी किसान ही की तरह बहुत रूखा और कठोर था, परंतु उसकी बात से आश्वासन मिला। स्त्री बोली, अच्छा अच्छा, उसके साथ बच्ची है, इस समय पड़ाव तक कैसे जाएगा? आने दो, कुछ हो ही जाएगा। किसान स्त्री पर झुलझुलाया, क्या हो जाएगा? कहाँ टिका लोगे इन्हें? शहर के लोग हैं, इनकी मेहनतदारी हमारे बस की नहीं। स्त्री ने उत्तर दिया, अच्छा अच्छा, नीचे जाकर कुत्ते को पकड़ो, उन्हें आने तो दो। किसान ने नीचे आकर झोपड़ी का दरवाज़ा खोला, कुत्ते को डांट से चुप करा दिया और हमारे लिए बाड़े का मोहरा खोल दिया। स्त्री भी हाथ में दिया लिए नीचे आ गई। किसान और कुत्ता स्त्री के विरोध में असंतोष से गुर्राते रहे। किसान बोलता जा रहा था, बड़े शौकीन नवाब हैं सैर करने वाले, चले आए आधी रात को, रास्ते में पता नहीं कहाँ रास्ता भूलकर कहाँ टिका लेगी तो इनको। स्त्री ने पति को समझाया, बेचारे भटक गए हैं, परेशानी में आ गए हैं, तो कुछ करना ही होगा, आने दो। यहाँ ये लोग ऊपर लेट रहेंगे, हम लोग यहाँ नीचे फूस डालकर गुजारा कर लेंगे। किसान बड़बड़ाया, हम नीचे कहाँ पड़े रहेंगे? गैया को बाहर निकाल दोगी कि मुर्गी को बाहर फेंक दोगी? झोपड़ी के दरवाजे में कदम रखते समय मैंने टार्च का उजाला भी कर लिया कि ठोकर न लगे। कोठरी के भीतर दरवाजे के साथ एक गैया जुगाली कर रही थी। टार्च का प्रकाश आंखों पर पड़ा तो गैया ने सिर हिला दिया और अपने विश्राम में विघ्न के अनुरोध से फुफकार कर दिया। दूसरी दीवार के समीप उल्टी रखी ऊंची टोकरी के नीचे से मुर्गी ने भी विरोध किया। स्त्री हाथ में लिए दिए से दीवार के साथ बने जीने पर प्रकाश डाल रही थी और हमसे कह रही थी, हम गरीबों का घर ऐसा ही है, बच्ची को हाथ पकड़कर ऊपर ले आओ, मैं रोशनी ले चलती हूँ। किसान असंतोष से बड़बड़ा रहा था। झोपड़ी के ऊपर के तल्ले में छत बहुत नीचे थी। दोनों ओर ढलती छत के बीच धन्नी पर उठान था। धन्नी के ठीक नीचे भी गर्दन सीधी करके खड़े होना संभव नहीं था। नीची और सकरी खाट पर गूदड़ सा बिस्तर था। स्त्री ने बिस्तर की ओर संकेत किया, तुम यहाँ पर लेट रहो, हम नीचे गुजर लेंगे। स्त्री ने कोने में रखे कनस्तरों और सूखी हड्डियों को टटोल गुड़ का एक टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाकर कहा, बच्ची को खिलाकर पानी पिला दो। उस कोने में रखे घड़े से एक लोटा जल खाट के समीप उसने रख दिया। स्त्री दिया उठाकर जीने की ओर बढ़ती हुई बोली, क्या करूं? इस समय घर में आटा भी नहीं है, सांझ हो ही चुकी है, सुबह पंचक्की पर जाना होगा। स्त्री जीने की ओर बढ़ती हुई ठिठक गई। विस्मय से भावें उठाकर बोली, हैं, इतनी सी लड़की के गले में मोतियों की कंठी? उसका स्वर कुछ भीग गया। हम कुछ करें भी तो किसके लिए? लड़का लड़की घर पर थे तब कुछ हौसला रहता था। लड़की सयानी होकर अपने घर चली गई। लड़के को शहर का चस्का लगा। 2 बरस से उसका कुछ पता नहीं। जहाँ हो देवी माता और देवता लोग उसको शरण दें। स्त्री नीचे उतर गई। तब भी असंतुष्ट किसान के बड़बड़ाने और कुछ उठाने धरने की आहट आती रही। बच्ची थोड़ा गुड़ खाकर और जल पीकर तुरंत सो गई। मुझे गंदे बिस्तर से उबकाई अनुभव हो रही थी। अपनी असुविधा की चिंता से अधिक चिंता थी डाक बंगले में हमारी प्रतीक्षा में असहाय पत्नी की। हम दोनों के न लौटने सकने के कारण वह कैसे बिलख रही होगी। कहीं यह न सोच बैठी हो कि मैं भेड़िया या आताताइयों ने पकड़ लिया। हमारे खोजने के लिए डाक बंगले के चपरासी को साथ लेकर चोटी की ओर न चल पड़ी हो। मस्तिष्क में चिंता की वेदना और पीठ थकान से इतनी अकड़ी हुई थी कि करवट लेने में भी दर्द अनुभव हो रहा था। जबकि आती तो पीठ के दर्द और बिस्तर की असुविधा के कारण टूट जाती। करवटें बदलते सोच रहा था, रास्ता दिखाई देने योग्य उजाला हो जाए तो उठकर चलूं। खिड़की की सांधों से पाँव फटती सी जान पड़ी। सोचा जरा उजाला हो जाए, नीचे सोए हुए लोगों की नींद में विघ्न न पड़े, इसका भी ध्यान था।
एक झपकी और ले लेना चाहता था कि दबी दबी फुसफुसाहट सुनाई दी। मर्द कह रहा था, बहुत थके हुए हैं, सूरज बांस चढ़ जाएगा तो भी उनकी नींद नहीं टूटेगी। स्त्री सांस के स्वर में बोली, तुम्हें उन्हें जगा के क्या लेना है? नहीं उठते तो मैं जाऊं? अच्छा जाता हूँ। संभल कर, आहट न करो। गर्दन ऐसे दबा लेना कि आवाज़ न निकले, चीख न पड़े, छुरा ताक में है। स्त्री पुरुष का परामर्श सुन मेरे रोम रोम से पसीना छूट गया। हत्यारों से शरण मांग उनकी पिंजड़े में बंद हो गया। सोचा पुकार कर कह दूं, मेरे पास जो कुछ है ले लो, लड़की के गले की कंठी ले लो और हमारी जान बकस दो। फिर मर्द की आवाज़ सुनाई दी, बेचारे को रहने दूं? मन नहीं करता। स्त्री बोले, ओह, मन न करने की क्या बात है? उसे रहने देने से क्या होगा? कहाँ बचाते छिपाते फिरोगे? मैंने आतंक से नींद में बेसुध बच्ची को बाहों में भर लिया। भय की उत्तेजना से मेरा हृदय धक धक कर रहा था। सोचा स्वयं ही पुकार कर गिड़गिड़ा कर प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करूं, परंतु गले ने साथ न दिया। यह भी ख्याल आया कि यदि वे जान लेंगे कि मैंने उनकी बात सुन ली है तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। अभी भी बात ही कर रहे हैं, भगवान उनके हृदय में दया दे दो। सोचा यदि किसान के ऊपर आते ही मैं उसे धक्के से नीचे गिराकर चीख पड़ूं, पर जाने आसपास मीलों तक कोई है या नहीं। सहसा दबे हुए गले से मुर्गी के कुड़कुड़ाने की आवाज़ आई। स्त्री का उपालंब भरा स्वर सुनाई दिया, देखो, कहा भी था कि संभल कर गर्दन पर हाथ डालना। ओह, यह तो मुर्गी के काटे जाने की मंत्रणा थी। अपने भय के लिए लज्जा से पानी पानी हो गया। स्त्री का स्वर फिर सुनाई दिया, मुर्गी के लिए इतना क्यों बिगड़ रहे हो? शहर के बड़े लोगों की बातें बड़ी होती, खाते से खुश हो जाएंगे तो बख्शीश में चाहे दो जो दे जाए, मामूली आदमी नहीं है। लड़की के गले में मोतियों की कंठी नहीं देखी? दूसरी चिंता और लज्जा ने मस्तिष्क को दबा लिया। उस समय मेरी जेब में केवल 2.5 रुपये थे। बंगले से सूर्यास्त का दृश्य देखने आया था, बाजार में खरीदारी करने के लिए नहीं। लड़की के गले में कंठी नकली मोतियों की थी, सो और भी लज्जाए, और केवल 1.25 रुपये की। दिन के उजाले में देहाती कंठी को क्या परख सकते थे? बहुत दुविधा में सोच रहा था, इन लोगों को क्या उत्तर दूं? कुछ बताए बिना चुपचाप ही कंठी दे जाऊं, बाद में 40-50 रुपये मनी ऑर्डर से भेज दूंगा। खिड़की की सांधों से काफ़ी सवेरा मालूम हो रहा था। सोच ही रहा था लड़की को जगा कर नीचे ले चलूं कि जीने से आदमी के कदमों की चाप सुनाई दी। किसान का चेहरा ऊपर उठता दिखाई दिया। किसान का चेहरा रात की भांति निर्दय और डरावना न था। वह मुस्कुराया। नींद खुल गई तो जगाने के लिए आ रहा था। धूप हो जाने पर बच्ची को इतनी दूर ले जाने में परेशानी होगी। किसान ने पुराने अखबार में लिपटी एक बड़ी सी पुड़िया मेरी ओर बढ़ा दी और बोला, यह लो, यह तुम्हारे ही भाग्य के थे। घर में आटा नहीं था जो 2 रोटी बना देते, इसलिए तो तुम्हें रात में हाके दे रहा था। पर घरवाली को बच्ची पर दया आ गया। खेती के लिए ज़मीन ही कितनी है, अंडे बेचकर गुजारा कर लेते हैं। बरसात के अंत में पापी पड़ोसी लोगों की मुर्गियों में बीमारी फैली तो हमारी मुर्गियां भी मर गईं। मुर्गियां बचाने के लिए सभी कुछ किया, पीर की दरगाह पर दिए जलाए, मुर्गियों को ढेरों लहसुन खिलाया, सरकारी अस्पताल से दवा भी लाए, पर उसका काल आ गया सो नहीं बची। हाँ, ये मुर्गा बड़े जीवट का था, बीमारी झेल कर बच गया, उसके लिए तुम आ गए। एक छोटी सी मुर्गी काल की आंख से बचकर छिपी रही थी, वह बच्ची के लिए हो जाएगी। इस समय तुम्हारा काम चले, हमारा देखा जाएगा। किसान ने पुड़िया मेरे हाथों में दे दी और बोला, रात के भूखे हो, चाहो तो नीचे चल कर कुल्ला करके हाथ मुंह धो लो और अभी खा लो, और मन चाहे तो रास्ते में खा लेना। बच्चे को उठाया। उसने उठते ही भूख से व्याकुलता प्रकट की। दोनों ने अखबार की पुड़ियाँ खोलकर नाश्ता कर लिया। पेट भर नाश्ता करके मैं संकोच से मरा जा रहा था। किसान और उसकी स्त्री ने बहुत आशा से हमारी खातिर की, अपने अंतिम मुर्गा चूजा भी हमारे लिए काट दिए। मैंने संकोच से कहा, इस समय मेरी जेब में कुछ नहीं, केवल 2.5 रुपये हैं। अपना नाम पता दे दो, मनी ऑर्डर से रुपये भेज दूंगा। मैंने बच्ची के गले से कंठी उतारकर स्त्री की ओर बढ़ा दी। चाहो तो यह रख लो। स्त्री कंठी हाथ में लेकर प्रसन्नता से किलक उठी। हाय, इसे तो मैं मठ में चढ़ाकर मानता मानूंगी, हमारी मुर्गियों पर देवताओं की कोप दृष्टि कभी न हो। स्त्री की सरलता मेरे मन को छू गई। रह न सका, कह दिया, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, कंठी के मोती नकली हैं। स्त्री ने कंठी मेरी ओर फेंक दी। घृणा और झुलझुलाहट से उंगलियां छिटका कर बोली, रखो इसे, तुम्हें शहर के लोगों से धोखे के सिवा और क्या मिलता है।
किसान ठगे जाने से क्रुद्ध हो गया। वह डाक बंगले का रास्ता बताने के लिए साथ न चला। दिन का उजाला था। हम राह पूछ पूछ कर बंगले पर पहुंच गए। पत्नी डाक बंगले के सामने अस्त व्यस्त और विक्षिप्त की तरह धरती पर बैठी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा होश से भीगे सूखे पत्तों की तरह आंसुओं से तर और पीला था। आंखें गुड़हल के फूल के समान लाल थी। वह बच्ची को कलेजे में दबाकर चीख कर रोई और मुझसे चिपट चिपट कर रोती रही। पत्नी के संभल जाने पर मैंने उसे रात के अनुभव सुना दिए। रात मेरी और बच्ची के असहाय अवस्था में गला काट दिए जाने के काल्पनिक भय में पसीना पसीना होकर कांपने की बात सुनाकर उसे भी भय प्रकट किया। हाय, मैं मर गई। पत्नी को बच्ची की कंठी के लिए किसान स्त्री के लोभ और कंठी के विषय में सच्चाई जानकर उनके खिन्न हो जाने के बाद भी बताई। पत्नी ने मुझे उलाहना दिया। उन देहातियों को कंठी के बारे में बता खिन्न करने की क्या जरूरत थी। कंठी में मठ में चढ़ाकर उनकी भावना संतुष्ट हो जाती। सोचा, किस भूल के लिए अधिक लज्जा अनुभव करूं, काल्पनिक भय में पसीना पसीना हो जाने की भूल के लिए या सच बोल देने की भूल के लिए। तो इस तरह आपने सुनी यशपाल जी की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सच बोलने की भूल। आशा है आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उन्हें भी अवश्य सुनें और अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से उसे भी अवश्य ही बताएं। और पुनः आपसे फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।